वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ाऊंगी बच्चों। देखो जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 99 पर चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है न्याय। तो बच्चों न्याय किसे कहते हैं? इंसाफ को कहते हैं। तो देखो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन कैरेक्टर हैं, कौन कौन पात्र हैं, उनका परिचय है। सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ कौन है? कपिलवस्तु के राजकुमार हैं। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई है। शुद्धोधन कपिलवस्तु के महाराज हैं। मंत्री महाराजा के मंत्री हैं। सखा सिद्धार्थ का मित्र है। तो बच्चों इसका जो पहला दृश्य है ना किस तरीके से अरेंज किया गया है, तो रंगमंच पर यानी कि स्टेज पर राज उद्यान का एक दृश्य है। संध्या काल यानी कि शाम का समय है। मंच पर लालिमा है। किरणें चित्र बनाती हैं, पुष्प झूमते हैं। दूसरे नेपथ्य में वन से लौटती गायों का स्वर उठता हुआ है। पक्षी विदा का गाना गा रहे हैं यानी कि शाम के समय का पूरा ही सीन इसके अंदर दिखाया गया है। तो सबसे पहले सिद्धार्थ का कैरेक्टर है। यहाँ पर कहेंगे कि देखो मित्रों कैसा सुहावना समय है, कैसी शांति है। पक्षी लौट रहे हैं यानी कि अपने घर पक्षी घोंसलों में वापस आ रहे हैं। वे अपने बच्चों से मिलने को व्याकुल यानी कि बेचैन है। और गायें अपने बछड़ों को प्यार करने के लिए उतावली हो रही है। गाय के बछड़े बछियों के रंभाने के स्वर उठते हैं यानी कि गायों की रंभाने की आवाज़ें आती हैं। तो सिद्धार्थ का जो सखा है यानी कि मित्र है कहते हैं कि हाँ कुमार सुनो, बछड़े कैसे स्नेह से पुकार रहे हैं। भला कुमार वे कैसे जानते हैं कि ये समय उनकी मायों के घर लौटने का है। देखो सिद्धार्थ के मित्र क्या कहते हैं कि गाय के बच्चे बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रहे हैं, जैसे कि इन्हें पता चल रहा है कि इनकी माँ आ रही है। तो इन बछड़ों को कैसे पता चलता है कि इनकी माएँ इस वक्त घर लौटती हैं? सखा सिद्धार्थ से पूछते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मित्र देखो ना, जब भोजन का समय होता है तो हमें भी तो अपने आप भूख लग आती है। तो इसी तरीके से बछड़ों को पता चल जाता है कि इनकी माएँ इस वक्त घर पर वापस लौटती हैं। सखा कहता है कि हाँ कुमार ये बात तो है, सोने के वक्त हमें नींद भी आ जाती है, खुद पता चलता है। इसी तरीके से सिद्धार्थ कहते हैं ऐसा कैसे हो जाता है, ये तो बड़े आश्चर्य यानी कि हैरानी की बात है। सखा यानी कि सिद्धार्थ के दोस्त कहते हैं कि आश्चर्य यानी कि हैरानी तो ही है। देखो ना, सूरज रोज सवेरे पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में छिप जाता है। फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि और गर्मी हर साल एक ही समय पर शुरू होती है, पानी भी हर साल नियत समय पर पड़ता है। ऐसा मालूम होता है कि हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। अब एकदम से पक्षियों की उड़ने की फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। तो सखा ऊपर देखते हुए कहता है कि हाँ शायद यही बात है। अरे अरे कुमार ऊपर तो देखो कैसे सुंदर पक्षी हैं। सिद्धार्थ के ऊपर देखते हुए कहते हैं अरे मित्र ये तो राजहंस हैं। सखा कहता है कि देखो इकट्ठे उड़ते हुए ये कैसे अच्छे लगते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि सचमुच अच्छे लगते हैं। इनकी गर्दन तो देखो कैसे आगे की ओर निकली हुई है, जैसे कि ये हवा में तैर रहे हैं। सखा कहता है कि अरे और तुम क्या समझते हो कुमार, ये तो तैर ही रहे हैं। पानी पर चलना तैरना कहलाता है और हवा में चलना उड़ना कहलाता है। अब सिद्धार्थ हंसकर कहते हैं सच मित्र तुम तो बहुत कुछ जानते हो। सखा भी हंसकर कहता है पर मैं तुमसे कम जानता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि सिद्धार्थ पिछले जन्म में कोई योगी था, यानी कि सखा सिद्धार्थ की तारीफ कर रहे हैं। सिद्धार्थ आश्चर्य से कहते हैं सच। सखा कहता है कि सच। सिद्धार्थ कहते हैं सिद्धार्थ ऊपर देखते देखते अच्छी बात है, मैं गुरुजी से पूछूंगा कि योगी किसे कहते हैं। अरे मित्र देखो ये क्या हुआ। सखा कहता है घबराकर क्या हुआ कुमार, अरे ये किसने तीर चलाया। सिद्धार्थ अरे उस पक्षी को देखो, ये किस तेज़ी से नीचे धरती पर गिर रहा है। सखा भी कहता है उसी तरह ये घायल भी है, उसकी चीख तो सुनो। और बाकी पक्षी कैसे प्राण लेकर यानी कि अपनी जान को बचाकर भाग रहे हैं। हंस की चीख उसका भूमि पर आते हुए दिखाई देना। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। हंस उनकी गोद में आ गिरता है। उसके शरीर में तीर लगा हुआ है और खून बह रहा है। कुमार करुणा से भरकर उसे संभालते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रहमदिली के साथ उस हंस को
संभालते हैं क्योंकि उसके तीर लगा हुआ है। सिद्धार्थ, किस निर्दयी यानी कि बेरहम ने इस भोले भाले पक्षी को घायल किया है? इसने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्यों किसी ने इस प्यारे से पक्षी को तीर मारा है? सखा, ये सुंदर प्यारा जो लगता है। सिद्धार्थ तीर निकालते हुए कहते हैं, क्यों, क्या सुंदर होना पाप है? क्या प्यारा लगना बुरा है? माँ जब मुझसे कहती है सिद्धार्थ तुम कितने प्यारे हो, तो वो मुझे मारती नहीं बल्कि और ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। तीर निकालने पर हंस सुख मानता है और बड़े अनुराग से यानी कि विनम्रता से मोहब्बत से कुमार की गोदी में चिपक जाता है। कुमार स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं। सिद्धार्थ, क्या तुम्हारा मन इसको मारने को चाहता है? अपने दोस्त से कहते हैं। तो दोस्त कांपता सा कुमार, सिद्धार्थ बताओ सखे, देखो तो इसकी आंखें कितनी भोली हैं, इसको छूने के अंदर कितना स्नेह पैदा होता है। सखा कहता है, सांस खींचकर, नहीं कुमार, मैं इसको नहीं मार सकता। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि तुम ही नहीं मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, दिल है, इस निर्दोष पक्षी को नहीं मार सकेगा। लेकिन हाँ, तुम दौड़कर जल्दी से राजवैद्य के से मरहम लेकर आओ। सखा कहता है कि अभी जाता हूँ। सखा जाता है, तभी कुमार देवदत्त तेजी से यहाँ आते हैं, जो कि सिद्धार्थ के चाचा के बेटे हैं। देवदत्त कहते हैं कि अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते देखा था, वह कहीं क्या इधर आया है? हंसकर तो कुमार कहते हैं, मेरा लक्ष्य अब पूरी तरह सध गया है। कल मैं गुरुजी से कहूँगा तो वे कितने प्रसन्न होंगे, तुम मेरी गवाही दोगे ना? यानी कि देवदत्त कहते हैं सिद्धार्थ से कि देखो मैं कितना अच्छा निशाना लगाना सीख गया हूँ, कल गुरुजी को तुम भी मेरी गवाही देना कि मैंने किस तरीके से उड़ते हुए पक्षी का शिकार करके तीर चलाया है। सिद्धार्थ कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारी गवाही दूंगा देवदत्त, तुमने एक निर्दोष पक्षी को मारने का प्रयत्न किया है, इसका प्रमाण ये हंस है। देखो अब सिद्धार्थ क्या कहते हैं, उन्हें ताना देते हैं कि हाँ मैं ज़रूर तुम्हारी गवाही दूंगा कि तुमने एक निर्दोष बेकसूर हंस को तीर मारकर घायल कर दिया है। सिद्धार्थ हंस को आगे बढ़ाते हैं। वे सहसा देवदत्त को देखकर चीखता है यानी कि डर जाता है और सिद्धार्थ की गोद में दोबारा से दुबक कर बैठ जाता है। देवदत्त कहता है कि ओह मेरा हंस तुम्हारे पास है, लाओ मुझे इसे दो। सिद्धार्थ कहते हैं कि क्यों दूँ? तो देवदत्त कहता है क्योंकि ये मेरा है। सिद्धार्थ कहते हैं इसका तुम्हारे पास क्या प्रमाण, क्या प्रूफ है? तो देवदत्त कहते हैं प्रमाण, अरे प्रमाण क्या, मैंने इसे मारा है, इसके शरीर में तीर लगा है। सिद्धार्थ कहते हैं तुमने मारा है परंतु मैंने इसे बचाया है, इसलिए ये हंस मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। देवदत्त कहते हैं तुम्हें देना होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहते हैं मैं नहीं दूंगा देवदत्त। तो देवदत्त तुम राजकुमार हो इसलिए दोष जमाना चाहते हो, पर यह ना भूलना मैं भी राजकुमार हूँ। सिद्धार्थ मुस्कुराकर, मैं कब कहता हूँ तुम राजकुमार नहीं हो, पर उससे क्या होता है, मैं ये हंस तुमको कभी नहीं दूंगा। सखा का प्रवेश होता है, वे आचरज से देवदत्त को देखता है, फिर हंस को मरहम लगाता है। हंस फड़फड़ाता है, गोदी में चिपक जाता है और फिर शांत हो जाता है। अब देवदत्त कहता है कि कुमार मैं हंस लेकर छोड़ूंगा, ये मेरा है। सिद्धार्थ कहते हैं कि देखा जाएगा। देवदत्त तिल मिलाकर बस कुमार कहते हैं। फिर सिद्धार्थ शांत स्वर में, ठीक है देवदत्त, मैं विवश हूँ यानी कि मैं मजबूर हूँ। सखा कहता है कि कुमार क्षमा करें, मैं कुछ निवेदन करूँ। सिद्धार्थ कहते हैं कहो मित्र। मित्र कहता है आपका झगड़ा इस प्रकार नहीं सुलझ सकता, मेरा सुझाव है कि हमें महाराज के पास चलना चाहिए। देवदत्त क्रोध से, मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूँगा। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि आओ मित्र हम भी चलें, महाराज ही इसका निर्णय यानी कि फैसला करेंगे। सखा कहते हैं चलो कुमार। अब बच्चों देखो दूसरा दृश्य स्टार्ट है इसका। मंच पर अब महाराज शुद्धोधन की सभा का दृश्य है। मुख्य मंत्री अपने आसन पर बैठे हैं। महाराज का आसन कुछ ऊंचा है। मंत्री इस समय कुछ निवेदन कर रहे हैं यानी कि राजा से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसी समय प्रतिहारी प्रवेश करता है, प्रणाम करके वे खड़ा हो जाता है और महाराज पूछते हैं क्या है प्रतिहारी? प्रतिहारी कहता है यानी कि उनका एक मतलब
क्लर्क जैसे जो कि महाराजा के काम करता है। प्रतिहारी कहता है महाराजा की जय हो, राजकुमार देवदत्त आने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज कहते हैं इस समय आने दो। प्रतिहारी लौटता है। मंत्री फिर कुछ कहने लगते हैं और कुछ ही क्षण में देवदत्त प्रवेश करते हैं। देवदत्त कहते हैं मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, देवदत्त कहो इस समय कैसे आए, क्या उद्यान में नहीं गए? देवदत्त कहते हैं महाराज मैं आपसे न्याय चाहता हूँ, राजकुमार मेरा हंस नहीं देते। महाराज मुस्कुराकर राजकुमार सिद्धार्थ। देवदत्त कहते हैं हाँ महाराज। महाराज, उसने मेरा हंस छीन लिया है। देवदत्त कहते हैं हाँ महाराज, मैंने उड़ते हुए हंस को अपने तीर से मारा था, वे राजकुमार के पास जा गिरा, वे अब उसे नहीं लौटाते, न्याय से वे मेरा है। महाराज, कुमार अब कहाँ हैं? देवदत्त कहते हैं उद्यान में महाराज। महाराज कहते हैं प्रतिहारी से यानी कि अपने क्लर्क से, गार्ड से कहते हैं कि कुमार से कहो कि महाराज उन्हें याद करते हैं। प्रतिहारी जो आज्ञा महाराज। प्रतिहारी प्रणाम करके मुड़ता है कि तभी राजकुमार सिद्धार्थ हंस को गोद में लिए वहां प्रवेश करते हैं। सिद्धार्थ आपको प्रणाम करता है महाराज। सखा, मैं भी महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, सिद्धार्थ देवदत्त कहता है कि तुमने इसका हंस छीना है, क्या ये ठीक है? ये जो हंस तुम्हारी गोद में है, क्या ये वही हंस है? सिद्धार्थ कहते हैं जी महाराज वही है। महाराज, क्या ये देवदत्त का है? सिद्धार्थ कहते हैं जी नहीं, ये मेरा है। देवदत्त, महाराज ये हंस मेरा है, मैंने इसको तीर मारा है। महाराज, शांत देवदत्त, क्रोध मत करो, तुम कहते हो कि ये हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसको आखेट यानी कि शिकार किया है। देवदत्त कहता है जी महाराज। महाराज कहते हैं क्यों सिद्धार्थ? देवदत्त ठीक कहता है। तो सिद्धार्थ कहते हैं जी महाराज, हंस का आखेट देवदत्त ने किया है। महाराज, तो फिर तुम कैसे कहते हो कि ये हंस तुम्हारा है? अब सिद्धार्थ कहते हैं महाराज, देवदत्त ने हंस को मारा है परंतु मैंने इसे बचाया है और बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। महाराज, पर सिद्धार्थ, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, यानी कि कोई भी वीर अपने शिकार को नहीं छोड़ सकता। सिद्धार्थ कहते हैं ठीक है महाराज, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, परंतु वीर शरणागत को भी तो नहीं छोड़ सकता। हंस मेरी शरण में आ चुका है, मैं इसे नहीं लौटाऊंगा। अब देवदत्त कहते हैं महाराज, मैंने पहले हंस को मारा है इसलिए वे मेरा है। सिद्धार्थ कहते हैं पहले मारा था तभी तो वह मेरी शरण में आया है, बिना मारे वे मेरी शरण में कैसे आता? अब महाराज, मंत्री जी समस्या जटिल है, आप कुछ रास्ता सुझा सकते हैं? मंत्री कहते हैं कि महाराज समस्या बड़ी आसान है, मुझे आज्ञा दे तो मैं इसका निर्णय कर देता हूँ। महाराज हर्षित यानी कि खुश होकर नेकी और पूछ मंत्री जी ये तो हम चाहते हैं। तो मंत्री, तो अभी देखिए महाराज। देवदत्त जी हाँ, हंस मेरा है, मैंने इसे तीर मारकर गिराया है। मंत्री ठीक है। राजकुमार सिद्धार्थ, तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है। सिद्धार्थ कहता है जी मंत्री जी, मैंने इसे बचाया है। मंत्री ठीक है राजकुमार, तुम हंस को यहाँ एक आसन पर यानी कि एक जगह पर बैठा दो। सिद्धार्थ जी बिठाता हूँ। सिद्धार्थ डरो नहीं मित्र, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यही हूँ, और पीछे हट जाते हैं। मंत्री कुमारदत्त, हंस यहाँ आसन पर बैठा है, तुम इसे बुलाओ तो। सभा आश्चर्य से भरकर देवदत्त की ओर देखती है। देवदत्त पुचकारता है आओ मेरे पास आओ, मगर पक्षी उड़कर फड़फड़ाता है और चीखता है। मंत्री कुमार देवदत्त, हंस तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। राजकुमार सिद्धार्थ, अब तुम्हारी बारी है, तुम बुलाओ। देवदत्त मुंह लटकाए पीछे हटते हैं और सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ प्यार से आओ मित्र, मेरी गोद में आओ। मंत्री देखिए महाराज, पक्षी ने अपने आप इस प्रश्न का निर्णय कर दिया है, वे राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहना चाहता है, ये उन्हीं को मिले। महाराज मंत्रीवर, हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार है, हम आज्ञा देते हैं कि हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। सभा हर्ष और उल्लास से जय जयकार करती है, यानी कि सभा में बैठे हुए सारे लोग राजकुमार सिद्धार्थ प्रेम से हंस को छाती से चिपकाते हैं। देवदत्त गर्दन झुका लेता है। महाराज और मंत्री हर्ष से यानी कि खुशी से मुस्कुराते हैं।
पर्दा धीरे धीरे गिरने लगता है। राजकुमार जाते दिखाई देते हैं। हंस उनकी गोद में ऐसे चिपका है जैसे कि बच्चा माँ की गोद में चिपक जाता है। पर्दा अब पूरी तरह गिर जाता है। तो बच्चों, इस ड्रामे को, इस नाटक को किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। अब बच्चों पेज नंबर 110 से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है कि जब शाम होती है तो आपको प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर लिखना कि शाम के समय सभी पशु पक्षी अपने अपने घोंसलों में वापस लौटने लगते हैं। गाय के बछड़े रंभा रंभा कर आवाज़ें निकालते हैं, मानो वे समझ गए माँ आ रही है। वातावरण शांत और सुहावना हो जाता है। हल्की हल्की हवाएं चलने लगती हैं। सूर्य के डूबने से चारों ओर आकाश में लालिमा फैलने लगती है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी किसी पशु पक्षी को बचाया है? उनसे जुड़ा कोई आप अपना अनुभव बताएं। आंसर होगा कि 15 अगस्त में जब लोग पतंगबाजी करते हैं तब बहुत से पक्षी मांझे में उलझकर जख्मी हो जाते हैं। 15 अगस्त के समय मेरी छत पर मांझे में फंसी हुई मुझे एक चिड़िया मिली। उसे मैंने मांझे से निकालकर उसकी मरहम पट्टी की तथा 2 दिन तक उसका ख्याल रखा, फिर उसे बाग में जाकर छोड़ दिया। अगला है, यदि आप मंत्री के स्थान पर होते तो न्याय कैसे करते? तो बच्चों, थर्ड का आंसर लिखना कि यदि मैं मंत्री के स्थान पर होती तो हंस सिद्धार्थ को देते और कहती कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए हंस सिद्धार्थ का होगा। अगला है, इस नाटक में सभी पात्र पुरुष हैं। यदि किन्हीं 2 पात्रों को महिला पात्र के रूप में प्रस्तुत करना हो तो आप किन्हें बदलकर प्रस्तुत करना चाहोगे और क्यों? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया बच्चों कि इस नाटक के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं सब मेल हैं, है ना। अगर आप किन्हीं 2 कैरेक्टर्स को लड़की के रूप में रखना चाहोगे तो किसे रखोगे? तो आप आंसर लिखोगे कि मैं सिद्धार्थ और देवदत्त को राजकुमारी के रूप में प्रस्तुत करती, क्योंकि राजकुमारी भी राजकुमार की तरह न्यायप्रिय और तीरंदाजी में कुशल हो सकती हैं। ठीक बच्चों, क्या लिखोगे आप? मैं सिद्धार्थ और देवदत्त को राजकुमारी के रूप में प्रस्तुत करती, क्योंकि राजकुमारियां भी राजकुमारों की तरह, यहाँ पे राजकुमारों लिख देना, राजकुमारों की तरह न्यायप्रिय और तीरंदाज में कुशल हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है कि हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने क्या किया? आंसर लिखोगे कि घायल हंस को सिद्धार्थ ने अपनी गोद में रख लिया। तेल निकालकर अपने सखा को राजवैद्य से मरहम लाने को कहा। अगला क्वेश्चन है कि अंततः यानी कि आखिर में हंस सिद्धार्थ को ही क्यों मिला? आप इसका आंसर लिखोगे कि अंततः हंस सिद्धार्थ को इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने हंस की जान बचाई थी और हंस भी देवदत्त के पास न जाकर सिद्धार्थ के पास गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि देखो, यहाँ पर कहानी को एक प्रवाह चार्ट के रूप में बताना है। जैसे कि पहले क्या बात हुई, सिद्धार्थ व उसके सखा का प्रकृति को निहारना, तीर लगे पक्षी का घायल होकर गिरना, सिद्धार्थ का घायल हंस को उठाकर मरहम पट्टी करना, फिर देवदत्त का हंस को खोजते हुए आना, फिर सिद्धार्थ का हंस को देवदत्त को देने से इनकार, दोनों का न्याय के लिए महाराज के पास जाना, महाराज का फैसला करना कठिन होना, मंत्री के द्वारा न्याय होना और हंस का सिद्धार्थ को मिलना। नेक्स्ट पेज पर बच्चों पहला क्वेश्चन है कि जिस समय आकाश में हंस को तीर लगा उस समय उसके अन्य साथी आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? जब उस हंस को तीर लगा था, समझ में आया? तो उस समय उसके साथी आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखना कि जिस समय आकाश में हंस को तीर लगा उस समय उसके अन्य साथी भयभीत होकर उसे पुकार रहे होंगे। हंस के नीचे गिरने के बाद वे कह रहे होंगे कि हमारा साथी घायल होकर नीचे गिर गया, वे कहीं मर ही तो नहीं गया, अब मनुष्य उसे कैद कर लेंगे। तो आपस में हंस कुछ इस तरह की बातें कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि हंस देवदत्त के पास उड़कर क्यों नहीं गया? तो सेकंड का आंसर आप लिखोगे कि हंस देवदत्त के पास उड़कर इसलिए नहीं गया क्योंकि देवदत्त ने हंस को तीर मारा था, इसलिए वे डरकर उसके पास नहीं गया। तीसरा क्वेश्चन है कि राजा शुद्धोधन ने निर्णय के बाद सिद्धार्थ से क्या कहा होगा? तो थर्ड आंसर लिखोगे कि राजा शुद्धोधन ने निर्णय के बाद सिद्धार्थ से कहा होगा कि तुमने जख्मी हंस की जान बचाकर बहुत अच्छा काम किया। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, एक रात सिद्धार्थ मीठी मीठी नींद सो रहे थे। उनके सपने में हंस आता है और सिद्धार्थ के साथ न्याय वाले दिन का अपना अनुभव सुनाता है।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हंस ने सपने में क्या क्या बातें की होंगी? तो देखो क्या बातें की होंगी हंस ने और सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ, आप महान व्यक्ति हो, आपने मेरे ज़ख्म की मरहम पट्टी की तथा मुझे देवदत्त के पास वापस जाने से रोका। आपका बहुत आभार है। सिद्धार्थ कहेंगे, राजहंस, तुम कितने प्यारे और सुंदर हो। सुंदर होना कोई पाप नहीं है, बल्कि सुंदर चीज़ों से तो प्यार किया जाता है और उनकी सुरक्षा ही की जाती है। अब बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि पाठ में अनुस्वार यानी कि अंकी बिंदी और चंद्र बिंदु वाले जितने शब्द हैं आपको उनको लिखना है और इन शब्दों का आपको वाक्यों के अंदर प्रयोग भी करना है। जैसे कि शांति, वहाँ जंगल में चारों ओर शांति ही शांति थी। माओ, वो कैसे जाने होंगे, ये समय उनकी माओ के घर लौटने का है। नींद, सोने के वक्त नींद भी आ जाती है। राजहंस, राजहंस डरकर सिद्धार्थ के पास चला गया। संभालना, राजकुमार करुणा से भरकर हंस को संभालते हैं। हंसकर कुमार हंसते हुए बोले, धौंस, तुम राजकुमार होकर धौंस नहीं जमा सकते। अब देखो यहाँ पर कुछ फिलअप्स हैं, आपको इन सभी के विपरीत लिखने हैं। जैसे कि सूर्य का उदय अस्त, उसने मारा, यहाँ पर आएगा बचाया, निर्दोष का दोषी, जटिल का सरल। अब यहाँ पर बच्चों आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, आपको इन सभी के मुहावरे लिखकर उनका अर्थ बताना है। जैसे कि मगरमच्छ के आंसू बहाना, आँख मिचौनी खेलना, 2 और 2 11, अकल भड़ी या भैंस, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, 9 2 11 होना, लाल पीला होना, दांतों तले उंगली दबाना, पेट में चूहे कूदना। नेक्स्ट है सूरज को दीपक दिखाना। तो आपको इन सभी को लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि सबसे पहला है मगरमच्छ के आंसू बहाना यानी कि दिखावटी दुख। वाक्य होगा कि मदन के घर चोरी होने पर सोहित ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। नेक्स्ट है आँख मिचौनी खेलना, एक दूसरे को झांसा देना इसका मतलब है। वाक्य होगा कि पुलिस से आँख मिचौली खेलता हुआ चोर भाग गया। नेक्स्ट है 1 और 1, यहाँ पर लिख देना 1 और 1 11 यानी कि एकता में शक्ति होती है। एकता में शक्ति होती है, 1 और 1 11 होते हैं। अकल भड़ी या भैंस, तो बुद्धि या चालाकी शारीरिक शक्ति से अधिक उपयोगी है। वाक्य होगा कि अध्यापक ने विद्या से प्रश्न पूछा, अकल बड़ी या भैंस। नेक्स्ट है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद यानी कि अज्ञानी व्यक्ति गुणवान वस्तु की कदर नहीं जानता। वाक्य होगा कि उसको मेरी मेहनत की कदर नहीं, जैसे कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नेक्स्ट है 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। नेक्स्ट है लाल पीला होना यानी कि बहुत गुस्सा करना, परीक्षा में फेल होने पर मदन के पिता लाल पीले हो गए। तो बच्चों पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, अब नीचे वाले बता देती हूँ पढ़कर। दांतों तले उंगलियां दबाना, यहाँ पर लिख दो दबाना, दबाना यानी कि दंग रह जाना। ताजमहल की खूबसूरती देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, यहाँ पर उंगलियां लिख देना। नेक्स्ट है पेट में चूहे कूदना यानी कि बहुत तेज़ भूख लगना, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। सूरज को दीपक दिखाना यानी कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। गुरुजी को ज्ञान सिखाना मानो सूरज को दीपक दिखाना जैसा है। अब बच्चों हंस वाली घटना के बाद सिद्धार्थ देवदत्त को एक संदेश देना चाहते हैं। आपके अनुसार सिद्धार्थ ने देवदत्त को क्या संदेश लिखकर भेजा होगा? तो उन्होंने लिखा होगा, प्रिय भाई देवदत्त, मैं यहाँ कुशल हूँ, उम्मीद है तुम भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं तुमसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि पक्षी भगवान के बनाए हुए बहुत प्यारे और सुंदर जीव हैं। हमें प्यारी और सुंदर चीज़ों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि सुंदर होना पाप नहीं होता। सखा, संसार में हर जीव के प्राण हमारे प्राणों की तरह महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमें। फिर लास्ट में लिख देंगे आपका भाई सिद्धार्थ, यानी कि इस तरीके से वो निर्जीव जीवों की हत्याओं ना करने पर देवदत्त को समझाएंगे।
अब देखो यहाँ पर है कि बगीचे में सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लगे हैं। प्रमोद को ये फूल बहुत अच्छे लगते हैं। वे इन फूलों को तोड़कर अपने पास रख लेता है। करुणा को भी फूल बहुत पसंद है। वे प्रतिदिन फूलों को खाद पानी देकर उनकी देखभाल करने का निर्णय लेती है। आप इन फूलों से अपना प्रेम किस तरह दर्शाएंगे और क्यों दर्शाएंगे? देखो, तो आप इस आंसर को कैसे लिख सकते हो? मेरे बगीचे में एक गुलाब का पौधा है। मुझे गुलाब की महक बहुत पसंद है। मैं इसे नियमित रूप से खाद तथा पानी देती हूँ। कुछ पक्षियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। कई पक्षी तो ऐसे हैं जो कि विलुप्त होने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि ये जो पशु पक्षी ना विलुप्त हो रहे हैं, इनको विलुप्त होने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे कि है ना, मांझा, चाइनीज़ मांझे से चिड़ियाएँ कट जाती हैं। पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। प्रदूषण फैलाने पर प्रतिबंध हो। और ये जो मोबाइल टावर हैं, इनसे भी बच्चों चिड़ियाओं की, पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इनके ऊपर भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो आप इसे कैसे लिखोगे? तो आप इस आंसर को कैसे लिखोगे कि पक्षियों के विलुप्त होने के निम्न कारण तथा उपाय इस प्रकार हैं, जैसे कि बढ़ता हुआ प्रदूषण तथा बढ़ता हुआ कचरा पक्षियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है, इसलिए हमें प्रदूषण पर आवश्यक नियंत्रण करना होगा। पतंगबाजी से भी पक्षी जख्मी हो जाते हैं तथा कभी कभी घायल होकर मर जाते हैं, तो हमें चीनी मांझे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अत्यधिक वनों की कटाई से भी पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। वनों की कटाई पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। मोबाइल टावरों की बढ़ती हुई संख्या भी पक्षियों के विलुप्त होने का कारण है। इनसे निकलने वाली तरंगें पक्षियों को नुकसान देती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपने सहपाठियों के साथ पुस्तकालय में जाएं और गौतम बुद्ध से संबंधित जातक कथाओं को पढ़िए। तो देखिए, गौतम बुद्ध से संबंधित आप लाइब्रेरी में जाकर जातक कथाओं को पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आप लिख सकते हो कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म 623 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ था। इनके पिता राजा शुद्धोधन और माता रानी माया थी। इनके जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी और राज्य और पुत्र राहुल को छोड़ दिया। 6 वर्ष की तपस्या और ध्यान के बाद अंततः इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजा विक्रमादित्य भी अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य के न्याय से जुड़ी कथाओं को आपको पुस्तकालय में जाकर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके घर अथवा आसपास ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके पास लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए जाते हैं? तो आप इस आंसर को कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक दादा साहब जी हैं। यदि हमें तथा हमारे पड़ोसियों को कोई बड़ी समस्या होती है तो हम अपनी समस्या के समाधान के लिए उनसे परामर्श करने जाते हैं। वे जो भी फैसला करते हैं न्यायपूर्ण तथा तर्कसंगत करते हैं। मोहल्ले के सभी लोग उनके फैसले का सम्मान भी करते हैं। अब देखो, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जो सहायता, समझदारी और करुणा से संबंधित हैं। कक्षा में अपने समूह में इन पर संवाद कीजिए, जैसे चिड़ियाओं के लिए पानी रखना, बुजुर्गों को सड़क पार करवाना, पेयजल का इंतज़ाम करना, गायों को चारा वगैरह खाना देना। तो देखो बच्चों, किसी एक चित्र पर आपको कुछ पंक्तियाँ लिखनी है, जैसे कि मैंने इस वाले को चूज़ किया। तो ऐसे लिख सकते हैं कि हमें अत्यधिक गर्मी में पक्षियों के लिए दाना तथा पानी छत पर रखना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक गर्मी में तालाब तथा नदियों का पानी सूख जाता है। ये नन्हे पक्षी धूप में पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। हमें अपने घरों के बाहर इन्हें आश्रय देने के लिए भी छोटे घर भी टांगने चाहिए, ताकि इन पक्षियों को आश्रय प्राप्त हो सके और भीषण गर्मी से इन्हें राहत प्राप्त हो सके। बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है कि नाटक के प्रथम दृश्य में सिद्धार्थ और उनका सखा यानी कि दोस्त राज उद्यान के सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। यदि उनका कोई सखा देखने और सुनने में असमर्थ होता तो सिद्धार्थ इस आनंद का अनुभव उसे कैसे कराते, कैसे बताते? यानी कि उनका जो सखा है ना तो वो देख सकता है और ना ही सुन सकता है, तो वो अपने सखे को बाग के बारे में, अपने उद्यान के बारे में, है ना, उसके आनंद का अनुभव उसे कैसे करवाते? तो देखो, अब सिद्धार्थ के जो सखे हैं ना तो वो देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, तो सिर्फ एकमात्र क्या है उनके पास, छूकर चीज़ों को पहचानने का जरिया। तो आप आंसर लिखोगे कि यदि सिद्धार्थ का कोई सखा देखने सुनने में असमर्थ होता तो वे अपने मित्र को उद्यान की सुंदरता का अनुभव स्पर्श से करवाते
कि किस तरह ये उद्यान अनेक पेड़ पौधों तथा सुंदर फलों और फूलों से भरा है। सुंदर फूलों। वे अपने मित्र का हाथ पकड़कर फूलों पर स्पर्श करवाते और समझाते कि ये सुगंधित फूल उनके उद्यान के अंदर हर तरफ हैं।